गुड मॉर्निंग बच्चों। एक खूबसूरत सुबह के साथ मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूं क्लास 9 के लिए एंड दैट इज द इवापोरेशन। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए आप अपना कॉपी और पेन निकाल लीजिए एंड स्टार्ट मेकिंग द नोट्स और कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक इवापोरेशन। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, इवापोरेशन इट सिंपली मीन्स इट इज द phenomenon of changing liquid into its vapor at any temperature below its boiling point. वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और इस डेफिनेशन को खास तौर से ध्यान दीजिए। इट इज द फेनोमेनन ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू वेपर। लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा है और कैसे टेम्परेचर पे? एनी टेम्परेचर, मतलब इवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे पॉसिबल है। बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। सर बॉइलिंग पॉइंट अटेन नहीं करना चाहिए। मतलब इस एक डेफिनेशन में इवापोरेशन के सारे ट्रिक्स आ गए। जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे आप इन सारे ट्रिक्स का यूज करेंगे। सो इट इज द फेनोमेनन ऑफ चेंजिंग द लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स, और वी कैन से बिलो इट्स द बॉइलिंग पॉइंट। तो इवापोरेशन जनरली किसी लिक्विड का होता है। अब हमारे पास दिमाग में ये आता है कि इवापोरेशन होता क्यों है, कैसे हो रहा है। तो बच्चों ये दिमाग में रखो कि हमें मालूम है कि लिक्विड्स के केसेस में मैंने आपको बताया था कि जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, दे आर नॉट क्लोजली पैक्ड, लेकिन वो थोड़े बहुत गैसेस के मुकाबले शॉर्टर डिस्टेंस पे होते हैं। मतलब अगर मैं गैस को कंसिडर करूं उनके मॉलिक्यूल्स को, तो इनके मॉलिक्यूल्स के केसेस ये लिक्विड्स एंड दिस इज द गैस। सो इन कंपैरिजन टू द गैस द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द लिक्विड्स दे आर क्लोजर टू ईच अदर, लेकिन ये सॉलिड के मुकाबले उतने क्लोज नहीं होते। अब होता क्या है, लिक्विड्स को किसमें चेंज करना है? इनके अपने वेपर्स में। ये लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर ऑलवेज इन मोशन, वो घूमते रहते हैं, हिलते रहते हैं। अब आप जरा सोचो, अगर मैं सिर्फ लिक्विड को कंसीडर करूं, कोई एक पार्टिकल्स है, यहां पर कोई पार्टिकल्स है, ये आया, इससे टकराया, इसको धक्का मार दिया। अब आप देखो, अगर मैं हर पार्टिकल्स ऐसा ऐसा अपना अपना काम कर रहे हैं, कुछ इसके वॉल से भी टकरा रहे हैं। अगर मैं ये कंसिडर करूं कि ईच पार्टिकल्स आर इन अ मोशन, इट मीन्स ऑल द पार्टिकल्स दे पॉजेस द काइनेटिक एनर्जी। यानी लिक्विड्स में जो पार्टिकल्स हैं उनके पार्टिकल्स दे पॉजेस काइनेटिक एनर्जी। यानी काइनेटिक एनर्जी जो है वो होता क्या है? द एनर्जी, I can say the energy of a body due to its motion, ये तो आप जानते ही हैं, इनको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। It's called काइनेटिक एनर्जी। अब ये मॉलिक्यूल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी है और अब ये काइनेटिक एनर्जी सराउंडिंग से, जो आपके एटमॉस्फेयर से, वहां से हीट को गेन करता है। मतलब अगर मुझे लिक्विड्स को, सपोज दैट मैंने मान लिया वाटर किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म्स में। इसको चेंज करना है किसमें? वाटर वेपर में। और ये कौन से फॉर्म में है? गैसेस फॉर्म में। तो ये क्या करेगा? बाहर की तरफ से जो हीट है वो एब्सॉर्ब करेगा। क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं दे आर ऑलवेज इन द काइनेटिक एनर्जी, दे पॉजेस द काइनेटिक एनर्जी। सो व्हेन द हीट इज टेकन, द काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब जितना ज्यादा हीट ये सराउंडिंग से लेगा उतना ज्यादा इसका मूवमेंट बढ़ जाएगा। मतलब ये और भी ज्यादा रेंज में मूव करने लगेंगे, और भी ज्यादा स्पीड में मूव करने लगेंगे। इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जाहिर बात है मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। सॉलिड में थोड़ा ज्यादा होता है, लिक्विड में थोड़ा कम है, मगर उतना कम नहीं कि गैसेस के मुकाबले। तो थोड़ा बहुत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन,
लेकिन जैसे ही वो हीट गेन किया, इसके रैंडम मूवमेंट्स के कारण वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करेगा। इट मीन्स दैट द मॉलिक्यूल्स in the liquids take the heat from surroundings. कहां से हीट मिला? सराउंडिंग से, from the surroundings, and the kinetic energy it gets increases. And because of this काइनेटिक एनर्जी जब भी बोला जाए दिमाग में रखिएगा मोशन में, मतलब उसका मोशन और भी ज्यादा बढ़ गया। सो इट गेट्स इंक्रीज। बिकॉज ऑफ दिस द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में? बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। इसको मिटाते हैं, मैं यहां लिख सकता हूं बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। इट becomes less, and the molecules present on the surface of liquid overcomes the forces of attraction and changes into vapor. तो ये खास बात है कि हाउ द इवापोरेशन टेक्स प्लेस। इवापोरेशन क्यों होता है, लिक्विड जो है वो अपने वेपर में क्यों चेंज होता है। तो आप नॉर्मली यही समझ सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी लिक्विड्स है, इसका मतलब उसके अंदर वो मॉलिक्यूल से बना हुआ है, उसके मॉलिक्यूल्स बहुत ही कांस्टेंट मोशन में है। कांस्टेंट मोशन का मतलब उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, दे पॉसेस द काइनेटिक एनर्जी। So what happens when the heat is taken by the liquids, the kinetic energy it increases. तो जो सरफेस पे लिक्विड्स, जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड्स के, ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है उनका, दे जस्ट ओवरकम इट। ओवरकम मतलब उसको तोड़ देते हैं, उससे ज्यादा वो मोशन में रहने के कारण वो हट जाता है। और इसके कारण क्या होता है, दे जस्ट स्केप इट, दे जस्ट स्केप फ्रॉम द लिक्विड टू इट्स वेपर। तो यहां पर मेन फैक्टर है काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इट मींस इफ द temperature increases, the kinetic energy will increases, and if the temperature decreases, the kinetic energy of the molecules it will decreases. तो मुझे लग रहा है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि evaporation, how the evaporation will takes place. Now, the next topic that we have to discuss is about the factors affecting rate of evaporation. Very important. Factors affecting रेट ऑफ इवापोरेशन। बच्चों ध्यान दो इस जगह पर, रेट ऑफ इवापोरेशन मतलब ये 3 वर्ड्स एक साथ बोलना है ताकि आपको समझ में आ जाए। रेट ऑफ इवापोरेशन, रेट मतलब यहां जब भी समझो हमेशा ये समझो उसका स्पीड कैसा है, हाउ इट वर्क्स, उसका स्पीड कैसा है, यानी इवापोरेशन का स्पीड कैसा है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर वो डिपेंड करता है। मतलब मैं चाहता हूं कि इवापोरेशन जल्दी हो या कम हो तो कौन कौन से फैक्टर्स हो या कम हो तो कौन कौन से फैक्टर्स पे ये डिपेंड रहेगा। तो सबसे पहला जो फैक्टर्स है ये है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, जब भी आपको फैक्टर्स लिखना हो रेट ऑफ इवापोरेशन का, हमेशा दिमाग में रखना कि आपके घरों में जो कपड़े धोए जाते हैं उसको सुखाने के लिए हम क्या क्या करते हैं, और बहुत ही कॉमन ऑब्जर्वेशन है ये, ताकि हम इसको समझ सकें। मैं एक एक टॉपिक ले रहा हूं, एक एक फैक्टर्स ले रहा हूं और हम उस केसेस को लेकर सोचेंगे। सबसे पहली बात होगी सरफेस एरिया। बच्चों सरफेस एरिया का नॉर्मली मतलब पहले हम क्या समझें। सपोज दैट मैंने एक पेपर लिया, इस पेपर को आप ऐसे देख रहे हैं जब ये खुला हुआ है, एक शीट। अब आई विल फोल्ड दिस पेपर। नाउ टेल मी, इन द फर्स्ट केस
और इन द सेकेंड केस, इन विच केस द सरफेस एरिया इज मोर। मतलब जब ये पेपर खुला था तब और जब ये पेपर बंद हो गया या फोल्ड हो गया तब, इन दोनों ही केसेस में किसमें सरफेस एरिया ज्यादा था? कमेंट करके बताइए। बिल्कुल सही। मतलब जब यह पेपर खुला हुआ था तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा था। सरफेस का मतलब सतह होता है, तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना जल्दी या उतना रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज होगा, जितना कम होगा उतना रेट ऑफ इवापोरेशन कम होगा। इट मीन्स यू हैव टू कनेक्ट द सरफेस एरिया विद द रेट ऑफ इवापोरेशन। मतलब इस चीज में आपको सरफेस एरिया और रेट ऑफ इवापोरेशन के साथ रिलेशन बताना है। एक कॉमन एग्जांपल से भी आप समझ सकते हैं कि मान लो आपने दो कपड़ों को धोया, एक कपड़े को आपने मोड़कर कहीं रख दिया और एक कपड़े को आपने फैला कर रख दिया। नाउ इन बोथ द केसेस सरफेस एरिया किसमें ज्यादा होगा? जिस कपड़े को आपने फैला के रखा, उसका रेट ऑफ इवापोरेशन जल्दी होगा, मतलब वो जल्दी सूखेगा। और जिस कपड़े को आपने मोड़कर रखा, इसका मतलब सरफेस एरिया कम हो गया उसी पेपर की तरह, और उसका रेट ऑफ इवापोरेशन कम होगा। सो इट मीन्स दैट हाउ कैन राइट as the surface area increases, the rate of evaporation also increases. Okay, very easy. दूसरा, अगर मान लो आप अपने धोए हुए कपड़े को सुखाना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं? सबसे पहला केस हो सकता है कि आप उसको फैला के रखेंगे। दूसरा केस क्या हो सकता है? हम उसको धूप में डालें। मतलब धूप में आखिर क्या होता है? ऐसा टेम्परेचर। इट मीन्स दैट टेम्परेचर भी एक फैक्टर है जिसके ऊपर रेट ऑफ इवापोरेशन डिपेंड करेगा। अब आप बताओ, टेम्परेचर ज्यादा होने पे रेट ऑफ इवापोरेशन ज्यादा होगा या टेम्परेचर कम होने पे? कमेंट करके बताइए। टेम्परेचर ज्यादा होने पे होगा या कम होने पे? धूप ज्यादा खिला हुआ रहे तो आपका जल्दी कपड़ा सूखेगा, या फिर धूप ना हो तब कपड़ा जल्दी सूखेगा। इट मीन्स दैट टेम्परेचर ज्यादा हो तो रेट ऑफ इवापोरेशन ज्यादा होगा। सो आई कैन राइट एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है, किसके साथ रिलेशन करना है? रेट ऑफ, एक साथ बोलना है ये वर्ड, रेट ऑफ इवापोरेशन। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवापोरेशन increases. Rate of evaporation also increases. मुझे उम्मीद है कि ये दो फैक्टर्स आपको समझ में आ गया होगा। मूव टू द थर्ड फैक्टर्स। मैं इसको रब कर रहा हूं, प्लीज कमेंट जरूर करिए ताकि मुझे पता चले कि मेरे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं, और आप ये सारी चीजें समझ पा रहे हैं या नहीं। सिर्फ वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा। आप सिर्फ ये देखो कि आप जो यहाँ पर जो टॉपिक्स डिस्कस हो रहा है आप उसको अपने वर्ड्स में लिख पा रहे हो, आप उसको अपने माइंड में समझ पा रहे हो या नहीं। ये बहुत ही कॉमनली ऑब्जर्वेशन है जो हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं। ओके, थर्ड वन और क्या हो सकता है? एक टॉपिक आता है ह्यूमिडिटी। सबसे पहले तो ये समझो कि ह्यूमिडिटी का मीनिंग क्या है। ह्यूमिडिटी का नॉर्मल सा मतलब होता है द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन the atmosphere. कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर हमारे इस एटमोस्फेयर में है उसी को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल मैं समझाता हूं। मान लो एक बाउल्स में आपने पानी लिया, वाटर लिया, इसको आपने किसी ग्लास टम्बलर से ढक दिया। ओके, इसको मैंने ढक दिया। अब जाहिर बात है इवापोरेशन मेरे किसी भी टेम्परेचर पे होगा, मतलब ये जो लिक्विड्स है ये धीरे धीरे इवापोरेट होना शुरू होगा वेपर के फॉर्म में, यानी इसके मॉलिक्यूल्स भी हर जगह को घेरने की कोशिश करेंगे। कुछ समय के बाद ऐसा होगा ना कि ये सारे मॉलिक्यूल, जितना स्पेस खाली है, ये सब वेपोराइज होकर उन जगह पे पैक हो जाएगा। जब ये कंप्लीटली पैक हो जाए उसके बाद क्या होगा? क्या इवापोरेशन होगा या नहीं होगा? कमेंट करके बताइए। सोचिए जरा, ये तो लिक्विड था, मतलब जो पानी हमने लिया था, और ये क्या है? वेपर है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही ये पूरा स्पेस कंप्लीटली भर जाएगा वाटर वेपर से, और कोई भी लिक्विड्स जब उसको जगह नहीं मिलेगी वेपर में जाने के लिए, तो जैसा है वही रुक जाएगा। इट मीन्स द इवापोरेशन इट स्टॉप्स।
बस ऐसा ही कुछ होता है हमारे इस एटमोस्फेयर में। बारिश के मौसम में स्पेशली, क्योंकि अमाउंट ऑफ वेपर एज वेल एज द लिक्विड वाटर दोनों ही बारिश के केसेस में, बारिश के मौसम में बहुत ज्यादा होते हैं। अब बारिश के मौसम में आपका जितना एटमोस्फेयर है वो सब पानी से भरा हुआ रहता है, और इसके चलते आप अगर कोई कपड़े को सुखाना चाहते हैं जिसमें पानी है, कपड़े को सुखाने का मतलब क्या कि कपड़े के अंदर पानी एब्जॉर्ब किया हुआ है और वो धीरे से कन्वर्ट हो जाएगा पेपर में। अब अगर कोई कपड़े को आपने रखा और पहले से ही एटमोस्फेयर में पानी भरा हुआ है, तो क्या उस कपड़े का पानी उस एटमोस्फेयर में जा पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी है, इसी को तो ह्यूमिडिटी कहते हैं। मतलब अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो रेट ऑफ इवापोरेशन कम हो जाएगा, और यही रीजन है कि बरसात में आपके कपड़े जल्दी नहीं सूखते। मुझे उम्मीद है कि आपको यह टॉपिक समझ में आ रहा होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसका स्टेटमेंट, एज द ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस, ह्यूमिडिटी बढ़ गया, ह्यूमिडिटी मतलब वेपर बढ़ गया, ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीजेस। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट ध्यान देना बाबू, कहां इंक्रीज कहां डे। अभी तक बढ़ने के साथ साथ सब बढ़ रहा था, रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ रहा था, सरफेस एरिया बढ़ा, रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ा, लेकिन ह्यूमिडिटी बढ़ा तो रेट ऑफ इवापोरेशन इट बिकम्स और इट डिक्रीजेस। तो मुझे उम्मीद है कि ह्यूमिडिटी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अपने से समझ के लिखना भी। ओके, और क्या कर सकते हैं? कपड़ों को सुखाना हो तो और क्या कर सकते हैं? स्पीड ऑफ विंड, स्पीड ऑफ विंड। मान लो धूप नहीं निकला तो मम्मी लोग क्या करती हैं, आपका कपड़ा अगर भीगा हुआ हो तो पंखे के नीचे डाल देती हैं, और पंखे को स्पीड करती हैं या फिर स्लो कर चलाती हैं? स्पीड चलाती हैं। मतलब जितना ज्यादा स्पीड रहेगा विंड का, उतना ज्यादा और उतना जल्दी रेट ऑफ इवापोरेशन होगा। इट मीन्स दैट व्हाट आई कैन राइट, as the speed of wind increases, the rate of evaporation, साथ में ही लिखना है, rate of evaporation increases and vice versa। अगर कोई बोले बताओ कब घटेगा, तो कब घटेगा? वाइस वर्सा का मीनिंग मालूम है, जस्ट अपोजिट टू द फर्स्ट वन। मतलब स्पीड ऑफ विंड बढ़ा तो रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ा, स्पीड ऑफ विंड कम हुआ तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी कम होगा। इजी, जल्दी से इसको नोट करिए और ताकि मैं इसको मिटा सकूं। जल्दी नोट करिए सभी बच्चे। चलिए मैं इसको मिटाता हूं। एक फैक्टर्स और लिख लीजिए जो कि हमारे लिए कभी कभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है। क्या लिख सकते हैं? द फिफ्थ वन, नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड। अब देखो अल्कोहल जो होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 351 केल्विन, और वाटर जो होता है उसका 373 केल्विन। मालूम है ना, वाटर बॉइल्स एट द, इसका क्या है ये बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो जरा सा, अल्कोहल जनरली वही अल्कोहल जो अभी आजकल सैनिटाइजर में लोग यूज करते हैं। लोग कहते हैं ना 90% अल्कोहल होना चाहिए हैंड वॉश करने के लिए या हैंड को सैनिटाइज करने के लिए, हम लोग अल्कोहल का यूज कर रहे हैं या सैनिटाइजर का यूज कर रहे हैं। डॉक्टर्स भी जब कोई ऑपरेशंस करने जाते हैं या आपको कभी इंजेक्शंस लगा होगा तो आप देखते होंगे कि आपको कोई चीज कॉटन में इथाइल अल्कोहल को आपके बॉडी पे रब किया जाता है जो कि आपको कूलिंग इफेक्ट देता है। इसका मतलब क्या हुआ, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि वाटर से ही कॉटन में भिंगाकर आपको पोंछ देते? हो सकता था ना, लेकिन ऐसा नहीं। ऐसा इसलिए कि अब देखो दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसका कम? अल्कोहल का। तो यहां एक कॉमन फैक्टर है, लेसर इज द बॉइलिंग पॉइंट, हायर विल बी द टेंडेंसी ऑफ दैट लिक्विड टू कन्वर्ट इनटू इट्स वेपर। मतलब हो सकता है आपको ये क्वेश्चंस कैसा दे
आपको 3-4 लिक्विड्स का नाम दे देगा, उनका बॉइलिंग पॉइंट दे देगा और बताएगा, बोलेगा दैट अरेंज इट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ इवापोरेशन और अरेंज इट इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग मतलब सबसे कम किसका, फिर और उसके बाद ज्यादा, सबसे ज्यादा किसका। डिक्रीजिंग मतलब पहले ज्यादा का लिखना है और लास्ट में कम का लिखना है। तो आप नॉर्मली कैसे समझ सकते हो, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, 351 कम है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो जल्दी इवापोरेट होगा। इसीलिए जब आप अल्कोहल लगाते हैं अपने बॉडीज पे तो वो जल्दी इवापोरेट हो जाता है और इसके चलते आपको वहां कूलिंग इफेक्ट आता है। इसका मतलब एक खास पॉइंट, स्टार मार्क देके पॉइंट लिख लो, इवापोरेशन वेरी इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसेस कूलिंग इफेक्ट। इवापोरेशन हमेशा कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। इवापोरेशन अगर हो रहा है तो कूलिंग इफेक्ट होगा, कभी भी वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इवापोरेशन ऑलवेज प्रोड्यूसेस, ऑलवेज लिखना है, ऑलवेज प्रोड्यूसेस कूलिंग इफेक्ट। अब बच्चों लास्ट टॉपिक जो हमारा बच गया वो ये है कि इवापोरेशन जब कूलिंग इफेक्ट करता है, बहुत सारे बच्चों बॉइलिंग और इवापोरेशन को लेके डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो थोड़ा सा हम देखते हैं बॉइलिंग और इवापोरेशन में क्या अंतर है। टॉपिक डालिए, डिफरेंस बिटवीन इवापोरेशन एंड बॉइलिंग वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत इजी। इवापोरेशन क्या होता है और अगर मैं बोलूं बॉइलिंग क्या होता है, इन दोनों को आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहला देखो इवापोरेशन, आपने जाना इवापोरेशन ऑकर्स एट एनी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर पे इवापोरेशन होगा, जबकि बॉइलिंग ऑकर्स एट फिक्स्ड टेम्परेचर। ओके, इवापोरेशन में आपने देखा कि जो सरफेस होगे, लिक्विड का जो सरफेस होगा, वहीं के मॉलिक्यूल्स ओवरकम कर जाते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को। मतलब लिख सकते हैं इट इज अ सरफेस फेनोमेनन। इट इज अ सरफेस फेनोमेनन। और ये क्या होता है, बॉइलिंग क्या होगा? बॉइलिंग हमेशा अंदर की तरफ से शुरू होता है। जैसे अगर आपकी मम्मी ने अगर कभी भी एलपीजी गैस के ऊपर किसी बर्तन में पानी चढ़ा दिया तो पानी बॉइल कहां से होगा? नीचे की तरफ से, मतलब बल्क फेनोमेनन। इसको हम कहते हैं बल्क। मतलब इट इज अ बल्क, BULK, बल्क फेनोमेनन। फेनोमेनन का मतलब प्रक्रिया, प्रोसेस। एंड द थर्ड वन जो अभी आपने देखा, इवापोरेशन, इट प्रोड्यूसेस कूलिंग इफेक्ट। इट प्रोड्यूसेस कूलिंग इफेक्ट। और यहां क्या लिख सकते हैं? It does not produces cooling effect. It does not produces cooling effect. तो ये कुछ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस हैं इवापोरेशन एंड बॉइलिंग को लेकर। मैंने आपको बताया था द 3 मैजिकल बॉक्स, उन बॉक्स को हमेशा ध्यान में रखिए ताकि ये सारी चीजें भी उसमें आ जाएंगी। जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखा है, प्लीज वो वीडियोस को देखिए और समझने की कोशिश करिए कि आखिर ये सारी चीजें कैसे उनसे रिलेटेड है। आपको मालूम था कि हम लोगों ने एक बात किया था ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होता है? कमेंट करके बताइए। ड्राई आइस किनको कहते हैं? मैं देखना चाहता हूं कि कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो इन्होंने इनको अच्छे से करके रखा हुआ है। कमेंट करिए और मुझे बताइए व्हाट डू मीन बाय द ड्राई आइस। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको इवापोरेशन एंड द रेट ऑफ इवापोरेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया और साथ ही साथ आप लोगों ने ये भी देखा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग एंड द इवापोरेशन। इन टॉपिक्स के साथ ही आपके क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। और अगर आपको कोई डाउट्स हो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, ऑल द वेरी बेस्ट।